हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 15 न्यूमेरिकल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर योर अपकमिंग पीजीआई-एमईआर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आप में से कई स्टूडेंट्स के हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम फिजिक्स के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज सॉल्व करवाइए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए आपके रिक्वेस्ट पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिसमें हमने सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर करा है। हर एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा और ऐसे ही क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आप आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके जो काफी सारे कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये हमने काफी रिसर्च कर बनाया है। हर एक अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने हर एक क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करा है। तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। एग्जामिनेशन से पहले ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा वीडियो। एज अ रिवीजन आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट of HCl molecule is 3.2 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. Distance between their ions will be. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें डायपोल मोमेंट दिया गया है। डायपोल मोमेंट दिया गया है HCl मॉलिक्यूल का, जो कि है 3.2 into 10 raised to minus 30 कूलम मीटर। ठीक है, इसे सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, कूलम मीटर दिया गया है। कूलम मीटर ये हमें इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है HCl मॉलिक्यूल का। तो HCl मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट मतलब H प्लस एन Cl माइनस, इस तरीके से ये आयन होते हैं HCl मॉलिक्यूल में, H प्लस एन Cl माइनस। यानी H प्लस है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। अब ये दोनों एक आयंस की तरह हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों आयंस के बीच का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए डायपोल मोमेंट का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि होता है Q इंटू एल इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू दी गई है एज इट इज लिखी है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 30 कूलम मीटर। अब Q यानी कितना चार्ज है। देखिए हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, +1 है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम इंटू एल लिखिए इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 30 कूलम मीटर। अब यहाँ पर हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म्स आपके कैंसिल हो रहा है, आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। कूलम एंड कूलम कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ एम, यानी आंसर जो है हमारे मीटर में आ जाएगा। अब देखिए एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर आपका 3.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 30 मीटर लिख दीजिए एंड डिवाइडेड बाय ये आपका जो ये टर्म है 1.6, ये साइड राइट साइड में अगर आप शिफ्ट करते तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। तो आप इसे सॉल्व करिए, यहाँ पर डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 16 वन जा एंड 16 टू जा। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस 30 और ये जो 10 रेज़ टू माइनस 19 अगर ऊपर चले गया तो ये प्लस 19 हो जाएगा। तो माइनस 30 प्लस 19 हो जाता है आपका L इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर L की वैल्यू आपकी आ गई 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 मीटर। यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन देयर आयंस, यानी HCl मॉलिक्यूल के जो आयंस है उनका डिस्टेंस जो है ये L काफी कम है, जिससे कि आप देख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 मीटर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताना है। 1 कूलम चार्ज में हमें बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखिए हमें ये तो पता है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम होता है। अब देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इस टर्म को आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ पर क्या बचा कूलम। कूलम ये टर्म कूलम इंटू 1 है तो 1 कूलम लिख दीजिए। अब इसे देखिए आप सिंप्लीफाई करिए तो ये 10 रेज़ टू माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 रेज़ टू प्लस 19 हो जाएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन
एंड 1 कूलम, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 10⁻19 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 × 10⁻18, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ओके, डिवाइडेड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन एंड 1 कूलम। अब देखिए यहाँ पर आप इसे सॉल्व करिए, यहाँ पर अगर हम डेसिमल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 100.16 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे 100/16 तो you will get 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम, यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, two waves of intensities 9:1 interfere to form fringes. The ratio of maximum and minimum intensities is. तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको इनका एक्सपेरिमेंट पता होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक स्क्रीन है, यहाँ से स्लिट है, तो यहाँ से अगर लाइट पास करी जाए तो ये स्क्रीन है, मान लीजिए ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर ये जो इंटेंसिटीज होती है, जो वेव्स होती है, कुछ इस तरीके से, एक ब्राइट स्पॉट होती है, देन यहाँ पर डार्कनेस होती है, देन ब्राइट हो जाएगा, फिर देन डार्क। तो ये जो फॉर्म हो रही है ब्राइट देन डार्क, ब्राइट देन डार्क, तो इनको हम कहते हैं फ्रिंजेस, ठीक है। यानी दो वेव आके यहाँ पर मिल जा रही है, इंटरफेयर कर रही है, यानी मिल जा रही है, और दोनों वेव मिलकर कुछ इस तरीके से स्पॉट जो बनाती है, इसे कहते हैं इसमें फ्रिंजेस, ठीक है। अब हमें बताना है कि दो वेव्स के मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो इंटेंसिटीज होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटीज जो होगी, रिजल्टेंट क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि दो वेव है, दो वेव को अगर हम यहाँ पर पास करें तो दोनों वेव किस तरीके से पहुंच रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा I1 + I2 + 2, ठीक है। यहाँ आई होप कि आपको क्लियर हो गया, इसे हम अब रब कर देते हैं सो दैट हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए I रिजल्टेंट होगा हमारा, यानी दोनों वेव का I रिजल्टेंट इंटेंसिटीज हो जाएगी I1 + I2 + 2 √of I1 × I2 cos phi, ये होगा हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटीज का फॉर्मूला। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर cos phi है, तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होगी, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, और cos phi की मिनिमम वैल्यू होगी ये -1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम। +1 -1 किस तरीके से आ गया, तो ये ग्राफ में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर +1 जो थी मैक्सिमम cos phi की वैल्यू होगी और मिनिमम -1 होती है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे हम एंड मिनिमम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए देखिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम निकालेंगे, तो मैक्सिमम के लिए I जो होगा, यहाँ पर देखिए I1 जो कि हमें दिया है 9:1, तो यहाँ पर लिखिए 9I0 प्लस देन 1 है तो सिर्फ I0 लिखिए, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 9I0 प्लस I0 इंटू cos phi। देखिए मैक्सिमम पर cos phi हमने लिखा है 1, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9I0 प्लस I0 हो जाएगा आपका 10I0 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 9I0 प्लस यहाँ पर देखिए 9I0 का जो अंडर रूट होता है ये 3 हो जाएगा, I0 इस तरीके से हो जाएगा, I0 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ I0 बचेगा, ठीक है, इंटू 1, तो 10I0 प्लस 2 इंटू 3 इज 6I0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 16I0। तो मैक्सिमम हमारी जो इंटेंसिटी आई है ये हमारी आई है 16I0, ठीक है। अब देखिए हम मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम इंटेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो सेम यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो I1 इज
9I0 इंटू प्लस I0 देन प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 जो है ये हमारा 9I0 है इंटू I0 और cos फाई की मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है जो कि है -1। तो आप इसे सॉल्व करिए। 9I0 प्लस I0 हो जाएगा आपका 10I0 प्लस 2, यहाँ पर अंडर रूट 9 हो जाएगा 3। I0 स्क्वायर जो है यहाँ पर सिर्फ कैंसिल हो जाएगा जैसा हमने यहाँ पर करा, तो सिर्फ बचेगा आपका I0 एंड यहाँ पर लास्ट में बचेगा -1। ठीक है, तो 10I0 माइनस हो जाएगा, ये माइनस अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 6I0 आपका आ जाएगा। तो 10 माइनस 6I0 इज 4I0। तो मिनिमम इंटेंसिटी जो है ये हमारी आ गई 4I0। अब देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, रेशो लेना है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मिनिमम रेशो किस तरीके से होगा, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो। मैक्सिमम है 16I0 अपॉन मिनिमम है 4I0। सो I0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा एंड 4 4 जा 16। तो हमारा रेशो आ जाएगा 4/1। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4:1। नेक्स्ट, calculate the ratio of the acceleration due to gravity on Earth and the surface of a planet whose mass and radius are double than the mass of radius of the Earth। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि अर्थ दी गई है और एक कोई भी प्लैनेट दिया गया है। ठीक है, एक अर्थ है और एक कोई प्लैनेट है। अब अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए हम GE ले लेते हैं और उस प्लैनेट पर GP ले लेते हैं हम। अब हमें पूछा जा रहा है कि GE और GP का हमारा रेशियो क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब देखिए हमें मास क्या बोला गया है, मास एंड रेडियस आर डबल देन द मास ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। इस प्लैनेट के बारे में बात हो रही है। इस प्लैनेट का जो मास है और रेडियस है अर्थ के प्लैनेट से डबल है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मास ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस मास ऑफ अर्थ। और उसी तरीके से रेडियस का भी बोला गया है, रेडियस भी डबल है अर्थ के रेडियस से। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं RP इज इक्वल्स टू 2RE। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ G' क्या होता है, ये आप सभी को पता है फॉर्मूला। कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है m/r², ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये किस तरीके से हो जाएगा, GE इज इक्वल्स टू GME/RE²। ठीक है, यही फॉर्मूले का हमने यूज करके ये अर्थ के लिए लिख दिए। देन उस प्लैनेट के लिए भी लिख दीजिए GMP/RP²। ठीक है, ये प्लैनेट के लिए हमने लिखा है और ये हम अर्थ के लिए हमने लिखा है इक्वेशन। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया है GE/GP का। तो आपको GE/GP इनका रेशो लिख लेना है। तो देखिए साइड में हम यहाँ पर ये रब कर देते हैं। तो इनका रेशो लिख लीजिए GE/GP किस तरीके से होगा, GE/GP जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है GE/GP। तो देखिए GE/GP इज इक्वल्स टू इस तरीके से होगा, GE की देखिए कैपिटल GME/RE² इनटू, अब देखिए GP बोला गया है। तो GP को अगर हम नीचे और लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा RP²/GMP। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था कि MP, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वैल्यूज, आई होप कि वो आपको याद हो कि हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था वो वैल्यू कि MP जो है यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्लैनेट जो है ये ट्वाइस है मास ऑफ अर्थ के, और रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है ये
डबल है रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो यही वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ये जो g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये और ये g कैंसिल हो जाएगा आपस में। me को आप एज इट इज लिखिए, देन re स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा, इनटू rp की वैल्यू यहाँ पर है 2re, ये हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय mp का भी हमने वैल्यू लिखा है 2me, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली है। अब देखिए me यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए ये 1/2 आप इसको साइड में लिख लीजिए, इनटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो re स्क्वायर और re2 को आप बाहर लिखोगे तो ये 4 हो जाएगा, और re स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 2 1 एंड 2 2 4, यानी 2/1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो रेशियो है ये आ जाएगा आपका। तो फॉर दिस क्वेश्चन हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, two charges of 12 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed at 10 cm apart. Calculate the approximate work done in bringing them at 4 cm apart. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे दो चार्जेस पूछे गए हैं, तो Q1 एंड Q2, ये दो चार्जेस है, मान लीजिए ये दो चार्जेस जो है, ये फर्स्ट है 12 माइक्रोकूलम पर है एंड दूसरा चार्ज जो है ये है 8 माइक्रोकूलम। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये केस 1 हो गया मान लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम एट 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि कितना वर्क डन लगेगा हमें ये दो जो चार्जेस है जो कि है 12 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम, जब हम इसे 4 सेंटीमीटर तक लाएं, ठीक है। ये पहले तो इनके बीच में हमने ये पहले एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर अपार्ट थे। अब बता रहा है, हमें पूछ रहा है कि कितना वर्क लगेगा जब हम इसे 4 सेंटीमीटर अपार्ट तक लेकर आए इन चार्जेस को। तो हमें यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क, एक तरीके से कितनी एनर्जी लगेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू UF माइनस U इनिशियल। तो UF बेसिकली ये होता है आपका फाइनल पोटेंशियल, F होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये होता है आपका वर्क डन। अब वर्क डन में पहले तो UF यानी फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल ये हमें नहीं पता है, तो पहले आपको फाइनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एंड देन उसके बाद आपको इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है, इसीलिए हम इसे हमने जो ये डायग्राम बनाया था इसे हम रफ कर लेते हैं। आप चाहो तो आप साइड में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप आपका वर्क भी साइमल्टेनियसली आप कॉपी भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल जो कि UF होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब देखिए यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि फोर्स। अगर फोर्स फाइंड आउट करते हैं हम तो यहाँ पर R स्क्वायर आता है, अभी हम एनर्जी फाइंड आउट करें पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी में R स्क्वायर नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ R आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एक चार्ज है जो कि है 12 माइक्रोकूलम इंटू लिख दीजिए यहाँ पर, एंड Q2 जो है ये हमारा है 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R। R क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन में हमारा 10 था, लेकिन जो सेकेंड केस था, जैसा हमने कहा सेकेंड केस में हमारी जो R की वैल्यू होगी ये होगी 4। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 4। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हमें सारा SI यूनिट में सॉल्व करना है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻⁻² मीटर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये भी हम रब कर देते हैं यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ये आपको वैल्यू याद कर लेना है, इंटू हम जो बचे हुए टर्म हैं आप सारे लिख लीजिए 12 इंटू
आप सारे टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए 12 इंटू 8 इंटू ये देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये माइक्रो है, जैसा हमने कहा आपको जो यूनिट्स है उनको आप एक तरीके से लिख लीजिए, एसआई यूनिट में हमें आंसर आएगा। तो 12 इंटू 8 लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, ठीक है। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा अपना। एंड ये जो 10⁻2 है ये -2 ये आपका ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर ऐसे आप सॉल्व करिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। तो 4 1 सा 4 2 सा 8। आप इसे सिंप्लीफाई करिए इस इक्वेशन को। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा यूएफ जो है फाइनल आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 21.6 जूल, ठीक है। तो हम ऐसा यूनिट में हमने फाइंड करा तो एनर्जी का जो आपका यूनिट आएगा वो जूल्स में आएगा। अब यूएफ हमें पता लग गया 21.6 जूल, ये आपका UF की वैल्यू थी, ठीक है। ये आपको इसको रखना है, ये मैंने साइड में लिख लिया क्योंकि यहाँ पर हम ये यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। अब हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब हमें इनिशियल फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम होगा, UI इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ये आपके इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उसी तरीके से आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए और सिंप्लीफाई करिए। Q1 बाई Q2 सेम होगा 12। यहाँ पर देखिए ये माइक्रो है, इंटू 10⁻⁻6 लिख दीजिए कूलम, इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, डिवाइडेड बाय R। देखिए फर्स्ट केस की बात करें, हम इनिशियल फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी 10 सेंटीमीटर है तो हमें मीटर में करना है, तो 10⁻² मीटर आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कि हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। अब इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो टर्म्स है देखिए 10⁻6 10⁻6 -12 हो जाएगा इस तरीके से, ये -2 ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 आप देखिए 10⁻2 -2 प्लस 2 में हो जाएगा, -12 प्लस 2 इज -10 इस तरीके से। देन आप उसे और सिंप्लीफाई करिए तो आप लास्टली आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 12। आप पूरे टर्म को कैंसिल करोगे या सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 10⁻², ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे और तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 864 इंटू 10⁻², ठीक है। अब ये -2 है, हमें ये और सिंप्लीफाई करना है तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8.64 जूल। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गई 8.64 जूल। अब आप यहाँ पर जो हमने वर्क डन का फर्स्टली हमने फॉर्मूला लिखा था वो लिखिए और वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि हमने लिखा था वर्क डन इज इक्वल्स टू UF माइनस U इनिशियल। UF देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख रखी है 21.6 माइनस U इनिशियल हमारा है 8.64। तो देखिए आप इसे अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 जूल। तो यहाँ पर वर्क डन जो है यानी एनर्जी आपको 13 जूल एनर्जी लगी है। उन जो चार्जेस है उनको 4 सेंटीमीटर ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the moment of inertia of a uniform circular disk of a radius r and mass m about an axis passing from the edge of the disk and normal to the disk is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है और हमें क्या गिवन है ये देखिए। तो एक सर्कुलर डिस्क है जो कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म है, जिसका रेडियस r है एंड मास m है, अबाउट एन एक्सिस जो कि पास हो रहा है एज ऑफ द डिस्क के एज से एंड नॉर्मल है टू द डिस्क। तो किस तरीके से इसका एक फिगर रेडी होगा। तो ये मान लीजिए ये एक डिस्क है और डिस्क का सेंटर है एंड डिस्क के एज से एक एक्सिस पास हो रहा है इस तरीके से। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए अगर हम डिस्क के सेंटर से एक्सिस पास करें, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क के सेंटर से हम पास करें तो ये कुछ इस तरीके से एंड और ये हो जाएगा इसका R।
लेकिन हमें क्या पूछा गया है, ये एज से पास हो रहा है एक एक्सिस, ठीक है, ये जो एज से पास हो रहा है एक एक्सिस, हमने ये सेंटर से क्यों पास करा, ये भी क्योंकि इसका हमें फॉर्मूला पता है, इसीलिए हमने सेंटर से ये पास करा, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि एज ऑफ द डिस्क है और नॉर्मल टू द डिस्क है, ये एज है, एज डिस्क का एज से ये एक्सिस पास करा है, तो यहाँ पर हम इसे इनर्शिया एज आई एज लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ICG इज इक्वल्स टू हाफ MR स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये एज है और ये दोनों जो एज है, एज एक्सिस है, और जो यहाँ पर सेंटर से एक्सिस जा रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यहाँ पर हम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम IH के लिए, ठीक है, IH के लिए हम यूज करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ICG, ठीक है, ICG प्लस MD स्क्वायर, ठीक है, M होगा यहाँ पर आपका, M होगा यहाँ पर मास एंड D होगा यहाँ पर आपका रेडियस, जो कि डिस्टेंस है ये R, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ICG की वैल्यू है हाफ MR स्क्वायर प्लस MD डिस्टेंस है हमारे यहाँ पर R, तो R स्क्वायर, सो देखिए MR स्क्वायर और MR स्क्वायर, ये यहाँ पर आप लिख दीजिए MR स्क्वायर, और हाफ प्लस 1 जो होगा आपका, हाफ प्लस 1, अगर आप हाफ में 1 ऐड कर दो तो हो जाता है, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 MR स्क्वायर, तो IH जो है ये आपका आ जाएगा 3/2 MR स्क्वायर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3/2 MR स्क्वायर। नेक्स्ट, if current changes with a uniform speed of 10 ampere per second in a coil of self-inductance of 2 × 10⁻³ Henry, the induced electromotive force will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले ये देखते हैं हम। तो देखिए एक कॉइल दिया गया है, ठीक है, एक कॉइल यहाँ पर कॉइल दी गई है, एक कॉइल दी गई है, जो कि करंट यहाँ पर इस तरीके से, इस वे में यहाँ पर करंट जो है ये फ्लो हो रहा है, करंट मूव कर रहा है, तो करंट चेंज हो रहा है किस स्पीड से, 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो di/dt हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और क्या गिवन है हमें, सेल्फ इंडक्टेंस जो कि होता है आपका L, तो L होता है 2 × 10⁻³ हेनरी, ये हमें दिया है। अब हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा गया है, यानी हमें EMF पूछा गया है, EMF जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, तो यानी V इंड्यूस पूछा गया है, कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, कितना EMF इंड्यूस होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है V इंड्यूस का -L di/dt, ठीक है। तो माइनस L की वैल्यू है 2 × 10⁻³ इंटू यहाँ पर देखिए di/dt है 10 वोल्ट लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने वोल्ट लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻³ एंड 10⁻+1 हो जाएगा आपका -2 × 10⁻² वोल्ट। आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा -0.02 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 0.02 वोल्ट। तो इसीलिए जो यहाँ पर EMF इंड्यूस है ये आपका हो जाएगा 0.02 वोल्ट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 0.02 वोल्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, an older person moves on a semicircular track of radius 40 meter during a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance and displacement of the person. तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक ओल्ड पर्सन है जो कि मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है, जो कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। सेमी सर्कुलर यानी हाफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर ट्रैक पर यहाँ पर ये पर्सन है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है। रेडियस दिया गया है, रेडियस है यानी यहाँ पर इसका रेडियस हो जाएगा सेंटर से यहाँ तक का पॉइंट 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर ये रेडियस हमें दिया गया है।
अब बता रहा है कि वन एंड से अदर ट्रैक पर ये जा रहा है, यानी एक ट्रैक से यहाँ तक के वो डिस्टेंस बस फॉलो कर रहा है एक ये ओल्ड पर्सन। अब इसका हमें डिस्टेंस बताना है, यानी यहाँ से यहाँ तक के जाने का डिस्टेंस हमें बताना है एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, जैसे कि अगर ये पूरा सर्कुलर पाथ में वो ओल्ड पर्सन अगर वॉक करता है या फिर मूव होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है? 2 पाई आर। लेकिन ये हाफ ट्रैक कर रहा है, 2 पाई आर का अगर हम हाफ कर दे तो सिर्फ हो जाएगा आपका पाई आर। ठीक है, सो 2 पाई आर का अगर आप हाफ कर दो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका सिर्फ आ जाएगा आपका पाई आर। सो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर जो आपका रेडियस है वो है आपका 40 मीटर। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये विल गेट 126 मीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये पर्सन, मान लीजिए ये ओल्डर पर्सन जो है, जो ओल्ड पर्सन है, ये यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ इस पॉइंट पर जाने से यहाँ से यहाँ तक अगर सर्कुलर वे में जाएगा तो यहाँ पर उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये जैसे कि हमने आर देखा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से सेंटर से ये सेकेंड हाफ भी ये आर हो जाएगा, तो आर प्लस आर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये 2r। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 2r। तो 2 इंटू 40, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 80 मीटर। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिस्टेंस आ गया 126 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया 80 मीटर। तो ये आपको करेक्ट ऑप्शन बी में दिया है, तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a porter lifts a suitcase weighing 20 kg from the platform and puts it on his head 2 meters above the platform. The work done by the porter on the suitcase is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, एक पोर्टर है, कुली है, जिन्होंने एक सूटकेस लिफ्ट करा है। सूटकेस का जो वेट है ये 20 kg है और प्लेटफॉर्म से जब इन्होंने अपने हेड पर रखा तो वो 2 मीटर की हाइट से प्लेटफॉर्म के अपने हेड पर वो सूटकेस रखा। द वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द सूटकेस इज। तो देखिए ये वर्क डन हमें बताना है कि सूटकेस पर पोर्टर ने कितना वर्क डन लगाया। तो हमें ये यहाँ पर वर्क डन, फाइनली हमें वर्क फॉर्म करना है, तो कितना वर्क फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क जो है पोर्टर ने सूटकेस पर लगाया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क डन F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हैं mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ये हाइट, डिस्प्लेसमेंट होता है हाइट, कि कितने डिस्टेंस पर उन्होंने सूटकेस उठाया। अब देखिए यहाँ पर m इज नथिंग बट योर वेट। वेट सूटकेस का वेट कितना है? 20 इंटू g क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि होता है 9.81 इंटू यहाँ पर देखिए ये 2 मीटर जो है इस हाइट पर उन्होंने अपने सूटकेस को पोर्टर ने हेड पर रखा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 40 इंटू 9.8। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 22 is 40 और 9.8 हमने 81, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 392 और सारे SI यूनिट्स में है, तो आंसर आपका जो वर्क आ गया ये जूल्स में आ जाएगा। तो 392 जूल्स इतना वर्क लगा है पोर्टर को सूटकेस उठाने में, तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if electrons are accelerated by a potential difference of 100 volt, associated de Broglie wavelength will be। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसे एक्सेलरेट करा गया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है जो कि है 100 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है हम इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब देखिए यहाँ पर हमें h पता है जो कि होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, mv हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है ये भी हमें पता है, लेकिन v वेलोसिटी हमें नहीं पता है। तो जब अगर वेलोसिटी नहीं पता है तो यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमें इस वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा h/m
अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और इसी फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए h वैल्यू हमें पता है, 2 कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होता है Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा V, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है इंटू डेल्टा V, पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया गया है जो कि है 100 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू यहाँ पर आप 100 लिख दीजिए। तो ये टोटल हमारी वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी की। अब देखिए यहाँ पर H की वैल्यू, इस फॉर्मूले में H की वैल्यू क्या होती है, H होता है आपका 6.62 इंटू 10⁻⁻34 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये H की वैल्यू होती है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। देन M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी फिक्स होती है जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले में देखिए H की वैल्यू भी पता है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली, m मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये जो सारे वैल्यूज है इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा H जो है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमने निकाला जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100, ये काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया, इंटू m की वैल्यू है इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज है, आप इनको अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो आ जाएगा 1.227 इंटू 10⁻10 मीटर। अब देखिए 1.227 इंटू 10⁻10 होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in a 100% efficient transformer, if the ratio of currents in primary and secondary coil is 1:2, then the ratio of voltage primary to secondary coil will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स है, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है एंड इस साइड है आपकी सेकेंडरी कॉइल, ये हो गई प्राइमरी एंड ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है, 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है, यानी क्या हो गया यहाँ पर प्राइमरी जो है, प्राइमरी कॉइल बराबर हो गई सेकेंडरी कॉइल के, ठीक है। अब देखिए 100% एफिशिएंट दिया गया है और क्या दिया गया है हमें, और क्या गिवन है हमें, करंट का रेशो गिवन है, प्राइमरी कॉइल का एंड सेकेंडरी कॉइल के करंट का हमें रेशो गिवन है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं I प्राइमरी अपॉन I सेकेंडरी इज इक्वल टू 1/2, ये हमें गिवन है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है, इसलिए प्राइमरी जो है सेकेंडरी इक्वल, दोनों कॉइल इक्वल हो गए। अब देखिए इनका जो प्राइमरी का जो वोल्टेज है V प्राइमरी एंड प्राइमरी का जो यहाँ पर करंट है VI, ये बराबर हो जाएगा VS एंड IS के बराबर, क्योंकि 100% इफिशिएंट दिया है तो वोल्टेज और करंट जो है ये बराबर हो जाएगा प्राइमरी के, और वोल्टेज और करंट जो है ये सेकेंडरी कॉइल के दोनों के बराबर हो जाएगा क्योंकि 100% यहाँ पर एफिशिएंसी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर हम जो है वोल्टेज को एक्साइट कर देंगे और करंट को एक्साइट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हो जाएगा VP अपॉन VS, ठीक है, अपने इसको यहाँ पर भेज दिया। अब देखिए IS यहीं पर होगा और IP यहाँ पर इस साइड जाएगा, तो IP इस तरीके से डिनोमिनेटर में चले जाएगा। अब देखिए हमें जो भी वैल्यू पता है हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए IP एंड IS पता है हमें, तो IP की वैल्यू 1 है, तो IP देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसलिए आप 1 लिखेंगे। IS की वैल्यू 2 है, तो न्यूमरेटर में IS है इसलिए हमने 2 लिखा। तो देखिए
हमें वोल्टेज पूछा गया था प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी हमने वोल्टेज पूछा गया था, जो कि आ गया 2/1। तो इसीलिए जो वोल्टेज है प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल वो हो जाएगा, उनका रेशियो हो जाएगा 2/1। तो ये आंसर आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in an astronomical telescope, the power of the objective lens and eyepiece are 5 and 20 diopters. If final image is formed at infinity, magnifying power of the telescope will be. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, ये हम पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका हमें ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस जो है उनका पावर दिया गया है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो है टेलीस्कोप का, उसका पावर दिया गया है 5 डायोप्टर्स एंड आईपीस है, आईपीस का भी हमें पावर दिया गया है, तो पीई लिखेंगे हम, वो है आपका 20 डायोप्टर्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है और हमें मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्निफिकेशन हमसे पूछा गया है। तो m इज इक्वल्स टू होता है f नॉट या फिर f यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर f0 या फिर यू कैन से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये दोनों भी आपको नहीं पता है, तो 1 बाय 1 हम दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए PO का फॉर्मूला होता है 1/FO, तो हमें FO फाइंड आउट करना है यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर FO को हमने भेज दिया 1/PO आ गया। तो 1 पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हमें पता है 5, तो यहाँ पर आपका जो है FO की वैल्यू आ गई 1/5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो उसी तरीके से अभी हमें यहाँ पर FE भी फाइंड आउट करना है। तो FE क्या हो जाएगा, FE का फॉर्मूला हो जाएगा 1/PE। ठीक है, तो यहाँ पर 1/FE की वैल्यू क्या हो गई 1/20। ठीक है, इक्वेशन 2। अब देखिए ये जो हमने लिखा है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू FO जो कि होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो इसमें ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन 1 और 2 की। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो गई 1/5, ये लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हो गई 1/20। तो ये जो 20 है ये ऊपर चले जाएगा और 5 इस तरीके से हो जाएगा। तो 5 1 जा एंड 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मैग्निफिकेशन है ये आ गया 4। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in a photoelectric experiment, if the frequency of incident light is greater than the threshold frequency, then the number of emitted electron is proportional to। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है कि एक मेटल सरफेस होती है या फिर आप कह सकते हो मेटल प्लेट होती है। अगर यहाँ से हमने लाइट पास करा, इंसिडेंट लाइट अगर यहाँ से हमने पास करा तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करती है। यही होती है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर क्या बता रहा है हमें कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की ये ग्रेटर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो उस केस में जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे यानी नंबर ऑफ ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है ये किसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है ये नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट के बराबर होंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन दी मेटल सरफेस बोल सकते हैं आप या फिर मेटल प्लेट भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 3 स्क्वायर रूट द पोलराइजिंग एंगल विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है यानी म्यू की वैल्यू दी गई है जो कि दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें यहाँ पर पोलराइजिंग एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग tan IB जो होता है पोलराइजिंग एंगल जो होता है ये बराबर होता है म्यू के, यानी tan IB यहाँ पर IB होता है पोलराइजिंग एंगल, म्यू होता है बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब यहाँ पर tan IB इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू हमें पता है √3। अब देखिए tan √3 वैल्यू कब होती है, जब tan की वैल्यू tan का जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा।
तो tan 60 पर वैल्यू होती है √3, तो इसीलिए आई बी आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यानी आपका जो पोलराइजिंग एंगल आ जाएगा उसकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी दी गई है रेक्टिफायर की जो कि 50 हर्ट्ज है, और हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताना है फुल वेव रेक्टिफायर की। अब देखिए जो रेक्टिफायर होते हैं ये 2 टाइप्स के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, 2 टाइप के रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये किस तरीके के वेव्स होते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम एक इनपुट पास करें, यानी अगर हम कुछ सिग्नल पास करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमने सिग्नल कुछ पास करा। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, इन सिग्नल्स को किस तरीके से आपको आउटपुट देगा, ये पॉजिटिव साइन देन नेगेटिव को पूरा 0 कर देता है, देन पॉजिटिव साइन देन नेगेटिव को पूरा 0 कर देगा, देन पॉजिटिव साइन, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि जो सिग्नल्स है जो हमने दिया, इनपुट जो दिया हमने, इनके जो आउटपुट होंगे फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ इस तरीके से होंगे, यानी यहाँ जो नेगेटिव हो रहा है उसको भी पॉजिटिव कर देता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डबल हो रही है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड को भी पॉजिटिव कर दे रहा है, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है। और हमें फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछा है, तो आउटपुट किस तरीके से होगा फुल वेव रेक्टिफायर का, डबल हो जाएगा, तो 50 इंटू 2 कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। तो देखिए यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर पूछा, अगर हमसे हाफ वेव रेक्टिफायर पूछता तो आंसर आपका उस केस में 50 हर्ट्ज आता, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर पूछा है इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज। दैट्स इट, अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।